हेलो। आज हम लोग सीखेंगे बाई सीरियल कोरिलेशन। पहले की क्लास में आपने पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन समझा था और उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया था ट्रू एंड आर्टिफिशियल डाइकोटोमी का। तो वो यहाँ पर रिकॉल कर लेना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। ट्रू और आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जब कोई वेरिएबल दो कैटेगरीज में नेचुरली अकर होता है, जैसे मेल फीमेल हो गया, एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें भी, तो ये नेचुरली दो कैटेगरीज में अकर होने वाला वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे ट्रू डाइकोटोमी या ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल। बाइसीरियल कोरिलेशन फॉल्स डाइकोटोमी या आर्टिफिशियल डाइकोटोमी पे बेस्ड होता है। वो क्या होता है कि कोई वेरिएबल जो कि नेचुरली अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में अकर होता है, लेकिन हम अपने पर्पस के लिए उसको जानबूझ के दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आप स्कोर्स लें क्लास के बच्चों का किसी एग्जाम पर और उसको आप एक कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर दें, मान लीजिए 40%। अब 40% से ऊपर जितने लोगों के मार्क्स आए आप बोलें कि वो पास हैं, 40% से नीचे जिनके मार्क्स आए आप कहें कि वो फेल हो गए। तो पास और फेल दो कैटेगरी हमने बना दी, लेकिन ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमी है क्योंकि वो कैटेगरी जो है मार्क्स पर बेस्ड है और मार्क्स कंटिन्यूअस स्कोर है, लेकिन हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया एक कट ऑफ स्कोर लेके। ये हम कट ऑफ चेंज भी कर सकते हैं। कल को हमने डिसाइड कर दिया कि 50% रहेगा कट ऑफ, तो 50% के ऊपर जो रहेंगे वो पास हो गए, उसके नीचे जो रहेंगे वो फेल हो गए। लेकिन ऐसा ट्रू डाइकोटोमी में पॉसिबल नहीं होता है, मेल फीमेल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्रू डाइकोटोमी होता है उसमें पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन लगता है, वो आपने पहले देख लिया है। फॉल्स डाइकोटोमी या आर्टिफिशियल डाइकोटोमी जो है उसमें बाई सीरियल कोरिलेशन हम लगाते हैं। तो क्या होता है बाई सीरियल कोरिलेशन? अगर आपके पास दो वेरिएबल्स पे डाटा उपलब्ध है जिसमें एक कंटिन्यूअस है और दूसरा वेरिएबल भी कंटिन्यूअस डाटा है, पर एक डाटा को हम एक वेरिएबल के डाटा को जो कंटिन्यूअस डाटा है उसको हम किसी कट ऑफ स्कोर के आधार पे या कोई एक वेरिएबल के आधार पे उसको दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, तो ये डाइकोटोमस वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं, कंटिन्यूअस को डाइकोटोमस बना देते हैं। और ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमी है क्योंकि हमने कंटिन्यूअस वेरिएबल को दो हिस्सों में दो ग्रुप्स में बांट दिया है। तो अब जो हम कोरिलेशन देखेंगे इसके बीच में, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल, इन दोनों के बीच में जब हम सहसंबंध देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं, तब ये हो जाता है बाइसीरियल कोरिलेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास दो डाटा है, मान लीजिए दो वेरिएबल्स है, एक पे IQ स्कोर है लोगों का, दूसरे पे टेस्ट का आपका डाटा है, लेकिन उस टेस्ट के डाटा को आपने स्कोर के रूप में नहीं लिया है, वो कंटिन्यूअस डाटा है आपके पास, पर आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पास और फेल। तो आपके पास स्कोर सब जो हो गए, बस हर बच्चे के सामने लिखा हुआ है, नाम के सामने पास है या फेल है, और दूसरा उसका IQ स्कोर लिखा हुआ है। तो IQ स्कोर जो है वो कंटिन्यूअस डाटा आपका हो गया, और जो पास और फेल करके दिया हुआ है ये डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया। और कैसा डाइकोटोमस वेरिएबल है ये? फॉल्स डाइकोटोमी है, क्योंकि आपने इसको स्कोर के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पास और फेल उसको बना दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बाइसीरियल कोरिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे। और बाइसीरियल कोरिलेशन एक तरह से स्पेशल केस होता है पियर्सन कोरिलेशन का, या जो सिंपल कोरिलेशन बाइसीरियल कोरिलेशन जो है वो स्पेशल केस है पियर्सन कोरिलेशन का। पियर्सन कोरिलेशन में क्या हो रहा है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में आप देख रहे हैं कोरिलेशन है कि नहीं। यहाँ पर दो कंटिन्यूअस वेरिएबल तो है, लेकिन एक वेरिएबल को हमने कंटिन्यूअस से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, उसको बदल दिया है, और उसके बीच में हम कोरिलेशन देख रहे हैं। इसीलिए आप आगे देखेंगे इस पीपीटी में कि SPSS में बाइसीरियल कोरिलेशन भी हम पियर्सन कोरिलेशन मेथड से ही निकालते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस है पियर्सन कोरिलेशन का ही। तरीका सेम होता है निकालने का, बस वेरिएबल का नेचर अलग है। तो बाइसीरियल कोरिलेशन को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, RBIS। BIS जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, जो कि बाइसीरियल का शॉर्ट है, या सिर्फ RB से भी इंडिकेट करते हैं। अजम्पशंस पे आते हैं। क्या अजम्पशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए तब हम लगा सकते हैं बाइसीरियल कोरिलेशन? तो इसकी शर्तें वैसी ही हैं जैसी पियर्सन कोरिलेशन में होती हैं। पहला है अजम्पशन कि आपके दोनों वेरिएबल्स जो हो वो कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है अजम्पशन कि उसमें से एक वेरिएबल जो है उसको डाइकोटोमस बना दिया गया हो, मतलब आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होनी चाहिए, जैसे पास या फेल।
above 75% अटेंडेंस या below 75% अटेंडेंस, हैप्पी या सैड, और इस तरह से और भी कैटेगरीज। तो पास और फेल तो आप समझ ही रहे हैं, कई बार हमने एग्जांपल ले लिया क्यों वो आर्टिफिशियली डाइकोटोमस है। इसी तरह से अटेंडेंस का भी आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है 75% हम कट ऑफ रखेंगे, तो उसके ऊपर जिनका अटेंडेंस आ रहा है उसको आपने अबव 75 बोल दिया, उसके नीचे जो आ रहा है उसका बिलो 75 बोल दिया। लेकिन ये दो कैटेगरीज में तो ये वेरिएबल अपीयर नहीं होता है, ये तो कंटिन्यूअस स्केल है, सबके परसेंटेजेस अटेंडेंस के अलग अलग रहेंगे, किसी का 40 है, किसी का 69 है, किसी का 32 है, किसी का 98 है। तो ये कंटिन्यूअस डाटा था हमारे पास, लेकिन हमने उसको एक कट ऑफ के आधार पे दो पार्ट्स में बांट दिया, इसीलिए ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया। इसी तरह अगर हैप्पी और सैड की बात करें तो ये भी एक कंटिन्यूअम है, आप क्या इमोशन फील कर रहे हैं वो एकदम क्लियर कट डिस्क्रीट कैटेगरीज में नहीं होता कि अगर हैप्पी फील कर रहे हैं तो 100% हैप्पी फील कर रहे हैं, कुछ और साथ में नहीं फील कर रहे हैं, और सैड है तो 100% सैड ही है, ऐसा नहीं होता। ये भी एक कंटिन्यूअम पे है कि 70% हैप्पी है, 30% सैड है, 90% हैप्पी है, 10% सैड है। तो ये भी एक कंटिन्यूअस स्कोर है, लेकिन आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हैप्पी और सैड बना के इसको दो पार्ट्स में बना दिया है, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल हो जाता है। अजम्पशन 3 क्या है, जो कि बाकी कोरिलेशंस के लिए भी था, कि आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट आप पिछले क्लासेस में जान चुके हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं किसी भी एंड पे, चाहे लोअर एंड पे चाहे अपर एंड पे, जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, जो बाकी स्कोर्स की तुलना में बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, ये आउटलायर्स होते हैं। ये मीन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जो आप औसत निकालेंगे उसको अपनी दिशा में खींच लेते हैं, इसलिए ऐसे वेरिएबल्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं एनालिसिस करने से पहले, अगर हमारे पास ऐसे वेरिएबल हैं तो। मतलब ऐसा वेरिएबल पर डाटा अगर हमारे पास है जो कि आउटलायर है तो उसे हम हटा देते हैं। फिर अजम्पशन 4 क्या है, कि आपका जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और यहाँ पे दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो वो दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है पिछली क्लास में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं SPSS या कोई और, तो उसमें शैपिरो-विल्क टेस्ट होता है नॉर्मेलिटी का, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर आता है एजम्पशन 5 पे, कि दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल जो हैं वो इक्वल वेरिएंस वाले होने चाहिए। मतलब दोनों वेरिएबल्स का जो वेरिएंस है वो कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होना चाहिए, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, आप जानते हैं। एक तरह से इसको अगर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो मीन के अक्रॉस जो भी बाकी स्कोर्स हैं उसका विस्तार कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो दोनों ही ग्रुप्स का वेरिएंस, जो आपने दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल लिए हैं, मान लीजिए x और y, तो उन दोनों में वेरिएंस इक्वल होना चाहिए। मतलब एक ग्रुप के मीन के आसपास अगर बाकी स्कोर्स का फैलाव कम है तो बाकी में भी लगभग उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप में वेरिएंस कम है, मतलब मीन के आसपास बाकी स्कोर्स का विस्तार जो है, उनका फैलाव जो है वो कम है और दूसरे में बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में फिर कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे बाइसीरियल कोरिलेशन नहीं लगा सकते हैं। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं SPSS या इस तरह का कोई, तो उसमें लेबनीज टेस्ट होता है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए, जो हम इस टेस्ट के माध्यम से स्कोर आता है, उसका सिग्निफिकेंस लेवल भी आता है, P वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये शर्त पूरी हो रही है कि नहीं, ये अजम्पशन पूरा हो रहा है कि नहीं। और याद रखिए कि बाइसीरियल कोरिलेशन तभी लगा सकते हैं जब ये पांचों अजम्पशन फुलफिल हो रहे हों। एक भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो बाइसीरियल कोरिलेशन नहीं लगेगा। अब आते हैं फॉर्मूला पे। सिंपल सा फॉर्मूला है RB, जो कि आप जान रहे हैं बाइसीरियल कोरिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इज इक्वल टू मीन 1 माइनस मीन 0 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, सब्सक्रिप्ट में T लिखा है जो टोटल के लिए है, इनटू PQ बाई Y। तो इसमें ऑलमोस्ट आप सारे ही सिंबल्स का मतलब जान रहे हैं, Y आपके लिए नया है, बाकी सिंबल्स वही हैं और वही मतलब है जैसा कि आपके लिए पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में था, जो आपने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पॉइंट बाई सीरियल के लिए, कि वहां पे क्योंकि ट्रू डाइकोटॉमी होती है, जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल, तो उसमें आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि मेल बड़ा है फीमेल छोटा है, या फीमेल बड़ा है मेल छोटा है, या कोई और कैटेगरी अगर आपने ले ली तो उसमें कुछ बड़ा छोटा आप बता सके, वो नहीं पॉसिबल था उसमें। लेकिन ये वैल्यू जजमेंट जो है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बाइसीरियल कोरिलेशन में होता है, क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल डाइकोटॉमी है, आपने खुद बनाई है। तो अगर आप एक कट ऑफ ले रहे हैं
40% और उसके ऊपर के लोगों को बोल रहे हैं पास और नीचे के लोगों को बोल रहे हैं फेल, तो वहां पे ऑब्वियसली एक मतलब सीक्वेंस बन गया, एक आपको दिख जा रहा है कि कौन सुपीरियर ग्रुप है कौन इंफीरियर ग्रुप है, जो पास है वो बेहतर है, जो फेल है वो खराब है। इस तरह अटेंडेंस का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं 75% अगर हमने रखा तो 75% के ऊपर जो लोग गए वो बेहतर ग्रुप है और नीचे वाले जो है वो कमतर ग्रुप है। इस तरह हम डिवाइड ही कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि एक बेटर ग्रुप निकलेगा एक कमतर निकलेगा, वर्स ग्रुप निकलेगा, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं कि एक ग्रुप बेटर है दूसरा वर्स है खराब है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं M1 जो है मीन लेते हैं उस ग्रुप का जो कि बेहतर ग्रुप है। जैसे मान लीजिए पास फेल का एग्जांपल ले रहे हैं तो पास ग्रुप को हम 1 कह लेंगे और M1 फिर हो जाएगा उस ग्रुप का मीन, और दूसरा ग्रुप जो बचा जो लोअर ग्रुप है उसको हम कह लेंगे 0 ग्रुप, तो वो उसका मीन अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा M0। ठीक है, ये चीज है। और स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल सारे स्कोर्स का निकालेंगे, उसमें ग्रुप वाइज नहीं निकालेंगे, ये आपने पॉइंट बाय सीरियल में भी किया था। पूरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पूरे डाटा का एक साथ निकालेंगे। फिर P और Q की बात करें तो P उस ग्रुप को कह लेंगे, उस ग्रुप का प्रोपोर्शन होगा जिसको हमने 1 स्कोर दिया है, जो बेहतर ग्रुप है। जैसे पास और फेल का एग्जांपल लें तो पास को हमने 1 दिया था, फेल को 0 दिया था, तो पास ग्रुप जो है P उसका प्रोपोर्शन बताएगा और फेल ग्रुप जो है Q उसका प्रोपोर्शन डिनोट करेगा। अब नया टर्म यहाँ पे एक आता है जो आपके लिए नया वेरिएबल है y। y क्या होता है? y ऑर्डिनेट को बोलते हैं या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें वो पॉइंट जो कि P और Q ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, यानी पास और फेल को डिवाइड कर रहा है या अबव 75% अटेंडेंस बिलो 75 को डिवाइड कर रहा है। जो भी ग्रुप है जो P और Q के प्रोपोर्शन को डिवाइड कर रहा है, जो लाइन उसकी हाइट जो होती है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे वो y होती है। तो वो कैसे हम निकालते हैं ये हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर है जो ये देखना चाहती है कि क्या बच्चों का रिजल्ट जो आया है, मतलब कौन पास हुआ है और कौन फेल, और उन्होंने पर वीक कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्या इन दोनों में कोई सहसंबंध है, कोई कोरिलेशन मिलता है इसमें। और मान लीजिए उन्होंने 14 स्टूडेंट्स का डाटा लिया जो यहाँ पर आपको टेबल में दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप कौन सा कोरिलेशन लगाएंगे? बाय सीरियल लगेगा, क्योंकि स्टडी आवर्स जो है वो कंटिन्यूअस स्कोर है और रिजल्ट भी जो था वो भी कंटिन्यूअस स्कोर रहा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सबके परसेंटेजेस आए होंगे, सबके मार्क्स आए होंगे, लेकिन आपने उसको किसी कट ऑफ के आधार पे 2 ग्रुप्स में बांट दिया है, पास और फेल। तो ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया। और जब इस तरह के 2 वेरिएबल रहे जहां एक कंटिन्यूअस है और दूसरा आर्टिफिशियल डाइकोटोमी रखता है, तो अगर हमें देखना है वहां कोरिलेशन या सहसंबंध तो हम क्या देखते हैं? बाय सीरियल कोरिलेशन। तो यहाँ पर इसलिए हम बाय सीरियल कोरिलेशन लगाएंगे। उसके लिए पहले तो हम ग्रुप्स को 1 और 0 की कैटेगरी दे देंगे। मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि पास ग्रुप बेहतर ग्रुप है इसलिए उसको हम 1 बोल देते हैं, फेल ग्रुप को हम 0 बोल देते हैं। और जब 1 जिस ग्रुप को बोला तो प्रोपोर्शन उसका निकालेंगे तो उसको P से डिनोट कर देते हैं, और जो फेल ग्रुप है जिसको 0 हमने बोला उसको हम Q से डिनोट कर देंगे। अब सिर्फ फॉर्मूला पे सारे टर्म्स आपको निकालने हैं और फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे M1 मतलब मीन उस ग्रुप का जिसको हमने 1 बोला है, पास ग्रुप को हमने 1 बोला है, तो उसका मीन हम निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सारे स्कोर्स उस ग्रुप के ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो अगर आप पीछे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि 9 लोग थे जिनका डाटा हमें दिया हुआ था और उसमें 9 लोग पास थे और बाकी 5 जो थे वो फेल थे, तो टोटल 14 डाटा हमारे पास था। तो जो हमारे पास ग्रुप है उन 9 पीपल का हमने स्कोर ऐड करके 9 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 2.89 आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ये हमारा मीन हो गया उस ग्रुप का जिसको हमने 1 डिनोट किया है या जिसके प्रोपोर्शन को हम P से दिखा रहे हैं, और वो ग्रुप क्या है? पास ग्रुप। इसी तरह अगर हम डेटा लें सारे लोगों का जो फेल हुए हैं, जो 5 लोग हुए, तो उनका स्कोर हम लेकर ऐड कर लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 लोगों का डेटा था, और फिर हमने मीन निकाला तो 1.80 आ गया, तो ये 0 ग्रुप का मीन हो गया। अब हमें निकाल लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन और टोटल का निकालना, याद रखिए अलग अलग ग्रुप का दोनों का नहीं निकालेंगे, सारे 14 डेटा का एक साथ हम निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं, अंडर रूट कर देना है किस चीज का? पहले तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर का हम समेशन ले लेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर में n-1
तो न्यूमरेटर में x माइनस एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो हमें क्योंकि 14 लोगों का निकालना है मीन, तो 14 स्कोर्स जो दिए हुए हैं सबको हम ऐड करके डिवाइड बाय 14 कर देंगे तो हमारा x बार आ जाएगा, जो कि हमारा मीन हो गया। फिर अगला स्टेप हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार हमें निकालना है। तो x क्या है, ये सारे 14 स्कोर्स जो दिए हुए हैं सब बच्चों के कितने घंटे सबने पढ़ाई की पर वीक, हर एक में से हम मीन को घटाते जाएंगे, कहीं पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी कहीं नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, हम सारे लिख लेंगे। फिर उसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, ताकि माइनस वैल्यूज जो भी थी वो प्लस हो जाएं, वरना मीन सब में से सबट्रैक्ट किया गया है तो माइनस और प्लस वैल्यूज को अंत में जोड़ेंगे तो सारा फिर 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए अब जो वैल्यूज हमारी आई हर x वेरिएबल में से हमने जो x बार यानी मीन घटाया है उसका, उन सारे स्कोर्स को हम पहले स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसका समेशन कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे सारे। तो हमने सारे फिर ऐड कर दिए, तो ये हमारा फिर न्यूमरेटर हो जाता है। और इस केस में हमारी वैल्यू आ रही है 33.50। n हमारा था 14, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो था, जितने लोग थे 14 स्कोर्स हमारे पास थे। तो 14 माइनस 1 हमने किया, आ गया 13, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया और इस पूरे का हमने अंडर रूट कर दिया है। तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आएगा 1.605। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल का। अब निकालना है पी क्यू और वाई। पी क्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट बाय सीरियल में आपने देखा है कैसे हम निकालते हैं। पी यानी पास ग्रुप को जो हमने पी से डिनोट किया है, जिसको 1 हमने दिया था सिंबल, तो उसमें 9 लोग हैं और टोटल हमारे पास 14 लोगों के डेटा है, तो 9/14 कर देंगे, 0.64 आ गया। इसी तरह क्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी करके भी निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आएगी, या डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो कितने लोग थे टोटल, 5 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो गया 0.36। तो आपका पी और क्यू का भी वैल्यू आ गया। अब y निकालने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना हुआ है, जिसके बीचों बीच मीन होता है और मीन 50-50% में पूरे एरिया को डिवाइड करता है। अब क्योंकि आपका दिख रहा है प्रोपोर्शन, p आपका आया 0.64 और q आया 0.36, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, क्योंकि मान लीजिए x एक्सिस पर ये बना हुआ है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो 0.36 मतलब 36% जो लोग हैं वो फेल हुए हैं और 64% पास हुए हैं। तो अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे हम बनाएं तो Q और P जहां डिनोट किया हुआ है आप देखिए, तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एरिया जो है इतना, ये डिनोट करता है जो लोग फेल हुए हैं वो, और बाकी बचा एरिया जो है 64%, ये डिनोट करता है कि कितने लोग पास हुए हैं। तो ये लाइन जो है, जो ये पास और फेल के एरिया को डिवाइड कर रही है, ये लाइन, इसकी हाइट क्या है, यही हमारी y वैल्यू होती है। और हाइट कैसे पता चल रही है, हाइट को ऑर्डिनेट भी हम कहते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस हम लेते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस पर लेते हैं तो उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे लाइन डिसाइड बना दें, ये x एक्सिस आपकी हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई, तो इस लाइन की जो हम हाइट देखना चाह रहे हैं, ये यही हाइट होगी जो यहाँ 0 से लेके, यहाँ 0 रहता है आपका ओरिजिन, तो 0 से लेके y एक्सिस पर ये जो हाइट आएगी यही आपको निकालनी है, यही y होती है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है कि हाइट क्या है इस लाइन की जो जो p और q ग्रुप्स को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए एक टेबल आता है, उससे हम निकालते हैं। पर वो टेबल देखने से पहले आपको एरिया फ्रॉम मीन पता होना चाहिए, क्योंकि टेबल इसी तरह से अरेंज होता है। तो एरिया फ्रॉम मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन कहाँ है हमारा, ये है बीचों बीच, ये हमारा मीन है। ठीक है, अब यहां से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, ये एरिया जो आपका है इतना एरिया, ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है। जो मीन के लेफ्ट साइड में व्हाइट एरिया बचा है, पर्पल एरिया और मीन के बीच का एरिया, क्योंकि एरिया फ्रॉम मीन ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि ये जो मीन की लाइन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, ये 50-50% में इस एरिया को डिवाइड करती है। मतलब अगर प्रोपोर्शन के टर्म्स में कहें तो 0.50 एक तरफ, 0.50 एक तरफ। अब अगर आपको ये व्हाइट एरिया निकालना है और आप जानते हैं कि मीन के लेफ्ट साइड में पूरा एरिया 0.50 है, तो अगर हम 0.50 में से ये Q का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, व्हाइट पोर्शन जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये किया है,
y इक्वल टू 0.50 माइनस 0.36, हमने Q की जो वैल्यू थी इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.14 हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर कुछ और रहा होता, जैसे मान लीजिए कि आपका लाइन जो है ये वाला पी और क्यू को डिवाइड करने वाला यहां पर कहीं आया होता, इस जगह सपोज, तो क्या होता, P हमारा ये चीज हो जाती और बाकी बचा एरिया Q हो गया होता। तो उस केस में हम क्या करते कि मीन्स जो है, मतलब आपका जो मीन एरिया हो गया इस साइड का, वहां से मीन से अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना होता तो हम क्या करते, 0.50 में से P को घटा देते इस बार, क्योंकि ये एरिया घटा देंगे तो ये बचा हुआ एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आप ग्राफ पे बना के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है और आपको y कैसे निकालना है। y का मतलब एरिया फ्रॉम मीन, ये आप निकालेंगे तभी फिर आगे का कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। उसके बाद हमें टेबल देखना होता है, टेबल जिसको बोलते हैं एरियाज एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व। ये टेबल आपको दी हुई है। अब इसमें आपको कॉलम 2 देखना होता है जहां पे दिया हुआ है एरिया फ्रॉम मीन, जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आपका 0.14 एरिया आया था, तो हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, ये क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.1406। इसके सामने आप देखेंगे तो ये सर्कल किया हुआ है, ऊपर देखिए लिखा है y ऑर्डिनेट, यही आपको वैल्यू चाहिए थी, तो आपकी 0.3739 आ रही है। क्योंकि ये फुल टेबल दिया हुआ है इसलिए आप ये भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ एरिया अगर आप निकाल लिया है अपने y के लिए एरिया फ्रॉम मीन तो उससे भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बाकी दोनों भी दिया हुआ है। देखिए p की वैल्यू और q की भी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ऊपर लिखा है एरिया इन लार्जर पोर्शन, तो आपका एरिया इन लार्जर पोर्शन p था, आप पीछे आके देख सकते हैं 0.64 आपका आ रहा था, और ये 0.36 आ रहा था, यहाँ पे 0.3594 लिखा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.36 आ जाएगा ये। तो ये यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो इनके सामने, इनके पैरेलल, इनके कंपैरेटिव यहाँ पे y वैल्यू जो दी हुई है ये आपका y वैल्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 0.3739 ये आपकी y की वैल्यू आ रही है। अब बस हमें फॉर्मूले पे सारी चीजें डाल देनी है। तो हमने मीन 1 डाल दिया, मीन 0 ग्रुप का डाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल का डाला, p और q की वैल्यूज डाली और y जो भी हमने टेबल से देखा था वो डाला, कैलकुलेशन किया तो हमारा बाइसीरियल कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.42। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर सपोज आपके पास पॉइंट बाइसीरियल वैल्यू दी हुई है, कोरिलेशन दिया हुआ है दो डाटा के बीच में, तो आप बाइसीरियल कोरिलेशन उससे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर रेड सर्कल में दिया हुआ है, बाइसीरियल कोरिलेशन इक्वल टू पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन उन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में इनटू अंडर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाई वाई। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक दिया हो, चाहे बाइसीरियल कोरिलेशन की वैल्यू और बोले पॉइंट बाइसीरियल की वैल्यू निकालिए, या पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन की वैल्यू दी हो और बोला जाए बाइसीरियल निकालने के लिए, तो भी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेबल में आप देखेंगे, अगर आपने वैल्यू चेक की कि क्या वैल्यू दी हुई है, P वैल्यू कितनी आ रही है इस Z के लिए, 0.27 जो Z आया उसके लिए क्या P वैल्यू आ रही है। अगर वो 0.05 आई या उससे कम आई तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, हमारा बाइसीरियल कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, वरना नहीं है। ध्यान दीजिए कि टेबल में जो वैल्यू दी है उसको, जो P वैल्यू आपकी मिलती है Z के कंपैरेटिव, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, अगर आपकी टू टेल्ड P वैल्यू आपको चाहिए, और वो निर्भर करेगा आपकी हाइपोथेसिस पे। अगर आपकी टू टेल्ड हाइपोथेसिस है तो टू टेल्ड वैल्यू चाहिए, और Z टेबल में 1 टेल्ड वैल्यू दी हुई है। तो अगर आपको टू टेल्ड हाइपोथेसिस है, इसके लिए टू टेल्ड P वैल्यू चाहिए, तो उसको इंटू 2 कर देंगे और हमारी टू टेल्ड वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो अगर 1 टेल्ड हाइपोथेसिस है तो जो वैल्यू दी हुई है उसी से काम चल जाएगा। Z का टेबल ये दिया हुआ है, कैसे देखते हैं Z का टेबल। आपकी वैल्यू आ रही थी -0.27, ध्यान दीजिएगा। तो एक तरफ प्लस वैल्यूज दी हुई हैं, एक तरफ माइनस वैल्यूज दी हुई हैं। ये टेबल और भी बड़ा रहता है, लेकिन हमारे पर्पस के लिए अभी इतना ही सेक्शन दिखाना काफी था, इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो माइनस साइड में आप आ जाएंगे, क्योंकि आपकी Z की वैल्यू आई थी -0.27। तो Z में देखिए लेफ्ट साइड में -0.2 लिखा हुआ है शुरुआत से तीसरे रो में, तो हम वो ले लेते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल हम यहाँ पर देखते हैं,
माइनस 0.2 हमने यहाँ देखा। अब सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल हमारा क्या था, 27 था, तो 7 पे हमें देखना, 0.07 पे। तो इसी रो में आप देखते जाइए जहां पे 0.07 लिखा हुआ है और सर्कल भी यहाँ रेड में किया हुआ है, वो वैल्यू हमारी वैल्यू हो गई पी वैल्यू, क्योंकि माइनस 0.2 पे हमने 0.07 जो सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल है उस पर देखा, तो हमारी पी वैल्यू है 0.39358। तो ये हमारी पी वैल्यू हो गई। अब क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस टू टेल्ड ही था एक तरह से, क्योंकि जो टीचर थी उन्हें देखना था कि पास और फेल होने में और कितने घंटे पढ़ाई की उसमें कोई संबंध है या नहीं, कोई रिलेशनशिप है या नहीं। उन्होंने कोई दिशा नहीं बताई थी कि पॉजिटिव रिलेशन आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने हाइपोथेसिस नहीं बनाया था। तो ये टू टेल्ड वैल्यू या टू टेल्ड हाइपोथेसिस हम मानेंगे, इसलिए पी की टू टेल्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और टेबल में वन टेल्ड दी रहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटू 2 कर दिया है, तो हमारी टू टेल्ड वैल्यू आ गई है 0.79। अगर आपको ज्यादा समझना है कि वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, तो नेक्स्ट की कुछ स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से। तो पी वैल्यू क्योंकि हमारी 0.79 आ रही है जो कि 0.50 से बड़ी है, और हमें पी वैल्यू कितनी चाहिए होती है, 0.05 से छोटी, तब हम सिग्निफिकेंट कहते हैं रिजल्ट को, पर हमारी आ रही है 0.79। इसका मतलब बाई सीरियल कोरिलेशन हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, जिसका ये मतलब हो गया कि रिजल्ट और स्टडी आवर्स के बीच में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। अब देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस क्या होती है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसके कंटेक्स्ट में जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वन टेल्ड का क्या मतलब होता है कि आप परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि किसी एक दिशा में आपको रिजल्ट मिलेगा। किस दिशा में मिलेगा आप दिशा बता देते हैं, तो उसको बोलते हैं वन टेल्ड या वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और ये दिशा आप कैसे बताते हैं, पहले के जो रिसर्चेस हुए हैं उनके आधार पे, उससे आकलन करके, उसके बेसिस पे अनुमान लगा के आप एक पूर्व कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने स्टडी के लिए कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा चॉकलेट खाएंगे वो मेमोरी टेस्ट किए जाने पर ज्यादा वर्ड्स रिकॉल कर पाएंगे, ज्यादा वर्ड्स उनको याद रहेंगे उन स्टूडेंट्स की तुलना में जो चॉकलेट नहीं खाए हैं। तो ये हमारा वन डायरेक्शनल या वन टेल्ड हाइपोथेसिस हो गया, क्योंकि हम डायरेक्शन बता दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स चॉकलेट खाए हैं वो ज्यादा वर्ड्स रिकॉल करेंगे, जो नहीं खाए हैं वो कम रिकॉल करेंगे। तो हमने दिशा बता दी कि किधर का स्कोर ज्यादा होगा। जब हम ये एक दिशा एक दे देते हैं तो इसको वन टेल्ड या वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। वही हम अपनी हाइपोथेसिस टू टेल्ड या टू डायरेक्शनल भी बना सकते हैं, जहां पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि एक अंतर तो आएगा, एक डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मिलेगा, लेकिन किस दिशा में होगा ये हम नहीं बनाते। तो अगर यही हाइपोथेसिस हम टू टेल्ड वे में लिखें तो हो जाएगा कि कितने वर्ड्स रिकॉल कर रहे हैं वो बच्चे जो चॉकलेट खा रहे हैं और वो जो नहीं खा रहे हैं, उनमें डिफरेंस आएगा। कितने वर्ड्स रिकॉल कर रहे हैं ये दोनों ग्रुप्स, उनमें सार्थक अंतर मिलेगा, पर किस दिशा में मिलेगा, कौन सा ग्रुप ज्यादा वर्ड्स रिकॉल करेगा, ये हम नहीं बताते। तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाती है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस की बात हुई। अगर हम कोरिलेशन के संदर्भ में बात करें तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीज वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस की बात नहीं करते, रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, अगर मान लीजिए टू टेल्ड कोरिलेशनल हाइपोथेसिस हम बनाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में कितना स्कोर आया है पर्सन का और उसका अटेंडेंस कैसा है साइकोलॉजी की क्लासेस में, इसमें कोरिलेशन मिलेगा, एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन इन दो चीजों में मिलेगा। ऐसा हम बनाते हैं तो हम कहेंगे ये टू टेल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस है। वही वन टेल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, अगर हम ये कहें, कोई दिशा बता दें कि पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा कि नेगेटिव आएगा। जैसे हम कह दें कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के पेपर में कितने मार्क्स आए और कैसा अटेंडेंस था साइकोलॉजी के क्लास में, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। तो हमने एक दिशा दे दी, हमने डायरेक्शन बता दिया, तब ये हम कहेंगे कि ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाती है। तो अगर हम अपना एग्जाम्पल जो अभी तक देख रहे थे वो रिकॉल करें, तो वहां वो टीचर सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या कोई कोरिलेशन है इसके बीच में या नहीं, मतलब स्टडी आवर्स कितने हैं और पास हुआ बच्चा या फेल हुआ इसके बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं। मतलब उनकी परिकल्पना क्या होती कि कोई कोरिलेशन मिलेगा। इसका मतलब ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस हुई, इसीलिए हमने जो वन टेल्ड वैल्यू देखी पी की उसको इंटू 2 करके कंसिडर किया। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया होता हाइपोथेसिस कि जो बच्चे पास हुए उनका
उन्होंने ज्यादा घंटे पढ़ाई की होगी, ऐसा डायरेक्शन उन्होंने कुछ दिया होता, तो हम जो वैल्यू देखी टेबल से, वन टेल्ड वैल्यू जो ऑलरेडी थी, सिर्फ उसी से हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते। तो ये वन टेल्ड और टू टेल्ड का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं, कैलकुलेशन करना है और सिग्निफिकेंस निकालना है कि क्या वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पर स्कोर्स दिए हुए हैं, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो है डिप्रेशन का जो मेजरमेंट करती है, उस पे कुछ लोगों के स्कोर्स दिए हुए हैं, कितने आ रहे हैं और उनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी कितनी है, ठीक है, हाई है या लो है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ बाई सीरियल कोरिलेशन लगेगा, क्योंकि बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री के स्कोर्स जो है वो कंटिन्यूअस स्कोर है और इफेक्टिविटी के भी आपने स्कोर्स निकाले होते तो वो कंटिन्यूअस स्कोर होता, लेकिन आपने उसको किसी आधार पे हाई और लो बना दिया है कट ऑफ डिसाइड करके। तो ये डाइकोटोमस वेरिएबल बन गया, और किस तरह का, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी, क्योंकि वो असली में कंटिन्यूअस वेरिएबल था पर हमने उसको दो कैटेगरीज में अब बांट दिया है, हाई और लो बना दिया है। तो इस केस में बाई सीरियल कोरिलेशन लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बाई सीरियल कोरिलेशन लगाना है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, इसमें भी आप बाई सीरियल कोरिलेशन लगाएंगे और रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है, IQ स्कोर्स दिया हुआ है कुछ लोगों का, और उनका रिजल्ट कैसा आया है, अबव एवरेज आया है या बिलो एवरेज स्कोर आया है उनका रिजल्ट, ये चीज यहाँ पे दी हुई है। तो आपको इसके बीच में बाई सीरियल कोरिलेशन लगा के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तीसरा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल, कोशिश करेंगे करने की, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। यहाँ पे भी बाई सीरियल कोरिलेशन लगाना है। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्कोर्स की बजाय क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, और दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एक्स और वाई। कुछ लोग ट्रेंड हैं, कुछ लोग अनट्रेंड हैं। तो जैसे पास और फेल को लेके चल रहे थे, अगर ट्रेंड वाले ग्रुप को हम 1 से डिनोट कर लें और वाई को 0 से डिनोट कर लें तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हिंट भी मैंने दे दिया है कि अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालें। जो M1 और M0 आप निकालेंगे वो अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, और उसके बाद जब मीन आपका आ गया तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और बाई सीरियल कोरिलेशन जैसे लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं जब क्लास इंटरवल दिया हो, ये आपने क्लास में पहले ही किया हुआ है, तो आप उसको रेफर करेंगे और उसकी बेसिस पे करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगे तो नीचे हेल्प के लिए मैंने एक YouTube लिंक दिया हुआ है जहां पे बाई सीरियल कोरिलेशन निकाला गया है और क्लास इंटरवल दिया रहे तो कैसे निकालते हैं ये चीज शो की गई है। तो हिंदी में ही शो है तो आप वो देख के समझ सकते हैं, बट मेरा सुझाव होगा कि वो आप बाद में करें, पहले खुद से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड से आपने मीन निकालना सीखा है तो उसी तरह से मीन निकालना है। सिंपल प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस मीन निकालने भर की बात है कि मीन कैसे निकलेगा। तो मीन अगर आप दोनों ग्रुप्स का निकाल ले रहे हैं, एक्स और वाई का, तो उसके बाद फॉर्मूला जैसे है बाई सीरियल का वैसे ही पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, कोई और दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाई सीरियल कोरिलेशन अगर आपको SPSS में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि, और जो हमने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था वही ले लेते हैं कि टीचर हैं, उनको देखना है कि क्या कोई रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के रिजल्ट में यानी पास और फेल में, और कितने घंटे पर वीक उन्होंने पढ़ाई की है उसमें, और यहाँ पर 40 लोगों का डाटा उपलब्ध है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, SPSS के वेरिएबल व्यू में पहले जाएंगे और दो वेरिएबल्स बना लेंगे। एक बनाएंगे रिजल्ट जिसमें दो कैटेगरी रखेंगे, पास और फेल। पास और फेल कैसे रखेंगे, पास को 1 देंगे, फेल को 0 देंगे और उसके हिसाब से कोडिंग कर लेंगे। तो पास और फेल दो हमारा हो गया। दूसरा हो जाएगा स्टडी आवर्स, बना लेंगे एक वेरिएबल जो कि डिनोट करेगा कि कितने घंटे पर वीक हर स्टूडेंट ने पढ़ाई की। ध्यान दीजिए स्टडी आवर्स यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है मिला के, कोई स्पेस नहीं है बीच में, क्योंकि आप जानते हैं SPSS में वेरिएबल नेम करने में स्पेस अलाउड नहीं होता है। जब हमने डाटा ऐसे एंटर कर लिया फिर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एनालाइज पे, कोरिलेट पर जाएंगे और बाइवेरिएट सिलेक्ट कर लेंगे। बाइवेरिएट वही तरीका है जिससे हम पियर्सन कोरिलेशन निकालते हैं, और इसी से आपने पॉइंट बाय सीरियल भी निकाला, क्योंकि आप अब जान रहे हैं कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन और बाय सीरियल कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन का ही स्पेशल केस होता है। तो इसी मेथड से हम निकालेंगे। इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जब बाइवेरिएट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रिजल्ट और स्टडी आवर्स ये दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं। एरो की मदद से इन दोनों वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स बॉक्स में ट्रांसफर कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद आप ऑप्शंस बटन पे क्लिक करते हैं
जहां पे आपको इस तरह का एक बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे टिक कर लेंगे तो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेरिएबल्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। जब यहाँ आपने चेक बॉक्स टिक कर लिया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने, तो कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा SPSS आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। तो पहला बॉक्स देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, जहां मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और n दिया हुआ है। क्योंकि 40 हमारे पास डाटा था तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज दी हुई है। मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। n 20 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने 20 डेटा ही एंटर किया है, 40 पूरे नहीं एंटर किए हैं। आप 40 भी ले सकते हैं, जितने भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। तो मैंने 20 ही डेटा एंटर किए थे, इसीलिए 20 दिखा रहा है यहाँ पर n। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ध्यान दीजिए, रिजल्ट में मीन दिखा रहा है 0.50, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि रिजल्ट आपने पास और फेल में लिखा है। याद रखिए वहां आपने रियल स्कोर्स नहीं दिखाए हैं, और पास और फेल की वैल्यूज आपने क्या दी है, या 1 दिया है या 0 दिया है। तो 1s और 0s का आप एवरेज निकालेंगे तो 0.5 आएगा, पर उस 1 और 0 का कोई मतलब नहीं है, वो नॉमिनल वैल्यू हो गई ना, तो उसका मीन निकालने का कोई सेंस नहीं है। तो रिजल्ट का मीन ये दिखाएगा तो अपने से 0.50, पर उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। बस स्टडी आवर्स जो है उसको लेंगे, उसका मीन आ रहा है 42.10, ये मीन आ रहा है, और 21.90 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मेन हमारा जो रिजल्ट है, मेन आउटपुट जो है कोरिलेशन का, उस पर आते हैं। तो उसमें देखिए रिजल्ट का स्टडी आवर्स के साथ पियर्सन कोरिलेशन दे रहा है 0.417, और सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे तो 0.067। ये 0.05 से कम होता तो सिग्निफिकेंट कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि ये 0.067 है, बड़ा है 0.05 से, इसका मतलब हमारा पियर्सन कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं आया। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। थैंक यू।